Hello dear students of class 10th. So in this assignment we will revise the chapter number 10 भेड़े और भेड़िए. So जैसा कि हमने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है पहले भी कि इस चैप्टर में भेड़ और भेड़िए के आपस की बातें होती हैं, जिसमें भेड़ प्रतीक है एक आम इंसान का, आम जनता का, और जो भेड़िए हैं वो प्रतीक है राजनीतिक स्तर पर जो काम करते हैं लोग, नेता वगैरह, जो लोगों, गरीब लोगों को, भोली भाली जनता को गुमराह करके उनको लूटते हैं, उनको उनके साथ जातियाँ करते हैं. तो आइए शुरू करते हैं हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने. तो सबसे पहला है, पशु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष की लहर दौड़ गई. तो कौन सी हर्ष की लहर दौड़ी थी कि वहाँ पर लोकतांत्रिक शासन शुरू होने वाला था. ठीक है, तो समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग अब आया और वह आया. तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि वन के पशुओं ने एक मत होकर क्या तय किया, क्यों. तो इसके दो क्वेश्चन है कि क्या तय किया और क्यों, और वन में प्रजातंत्र की स्थापना का आशय स्पष्ट कीजिए. तो ये टोटल बन गए 3 क्वेश्चंस, तो इनके आंसर भी हमने वैसे ही देने हैं. तो एक मत होकर तय किया कि वन में प्रजातंत्र की स्थापना होगी. सो फर्स्ट आंसर इज, पशुओं ने एक मत होकर तय किया कि वन में प्रजातंत्र की स्थापना होगी. इसका आशय यह है कि कोई भी जीवधारी ना किसी को, और क्यों किया कि इसका आशय है कि कोई भी जीवधारी ना किसी को सताए और ना किसी को मारे. ठीक है, तो प्रजातंत्र की स्थापना का आशय है कि सब जिएंगे और जीने देंगे, शांति, स्नेह, बंधुत्व और सहयोग पर समाज आधारित होगा. ठीक है बच्चों, क्यों स्थापना की गई थी प्रजातंत्र का, क्या आशय था कि इसका आशय था कि कोई भी जीवधारी ना किसी को सताएगा, यानी कि जो जीव जंगल में रहते हैं वो एक दूसरे को नहीं मारेंगे, ना ही सताएंगे, सारी जगह शांति, स्नेह और बंधुत्व के सहयोग से समाज आधारित होगा या समाज को चलाया जाएगा. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी परिवर्तन शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है, स्पष्ट कीजिए. तो क्रांतिकारी परिवर्तन शब्द का प्रयोग ऐसे बदलाव के लिए, ठीक है, जब जहाँ भी शब्द क्रांति या क्रांतिकारी जुड़ जाए, इसका मतलब है कि उस समाज में या उस समय में कोई बहुत ही बड़ा बदलाव आया था. ठीक है, तो अर्थात वन में प्रजातंत्र की स्थापना को क्रांतिकारी परिवर्तन की संज्ञा दी गई है. तो किस संदर्भ में था, प्रजातंत्र की स्थापना के संदर्भ में प्रयोग किया गया था क्रांतिकारी शब्द, और प्रजातंत्र के अनुकूल सभी शांति से जीवन व्यतीत करेंगे. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंगल में हर्ष की लहर कैसे दौड़ गई, सुख, समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्णिम युग से क्या आशय है. तो जंगल में प्रजातंत्र की स्थापना की खबर सुनकर जंगल में हर्ष की लहर दौड़ गई, क्योंकि अब सारे पशु आज़ादी से जिएंगे. सुख, समृद्धि और सुरक्षा के स्वर्णिम युग से आशय है कि कोई भी जीवधारी किसी दूसरे के जीव को नहीं मारेगा, ना ही सताएगा. ठीक है, तो हर्ष की लहर दौड़ गई, क्या थी लहर वो, कि प्रजातंत्र की स्थापना होगी. और सुख, समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्णिम युग से क्या आशय है, इसका मतलब क्या है कि आशय है कि कोई भी जीवधारी एक दूसरे को ना ही मारेगा, ना सताएगा, और लंबे समय से भेड़ियों द्वारा सताई जा रही जो भेड़ें थी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बूढ़े सियार ने बड़ी गंभीरता से पूछा, महाराज आपके मुख चंद्र पर चिंता के मेघ क्यों छाए हुए हैं. तो बूढ़ा सियार कौन था और उसने महाराज से क्यों पूछा, क्या कारण था. ठीक है, तो महाराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके लिए किया गया है, महाराज शब्द का प्रयोग भेड़िए के लिए किया गया है, और उसकी चिंता का कारण क्या है और क्यों है. तो उसकी चिंता का कारण वन प्रदेश के नए प्रजातंत्र की सरकार की स्थापना है, जिसकी क्यों है, क्योंकि वहाँ पर किसी जीव को दूसरे जीव नहीं मार पाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप भेड़ियों को कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा और इस प्रकार उनका राज उनके हाथ से निकल जाएगा. तो ये उनका चिंता का विषय था, कारण था कि प्रजातंत्र की स्थापना होगी. क्यों और चिंता क्यों थी, क्योंकि एक जीवधारी दूसरे को नहीं मारेगा, शांति प्रेम से रहेंगे सब, तो इसलिए जो भेड़िए थे अब वो अपना शिकार ढूंढ नहीं पाएंगे जंगल में. तो ये उनका चिंता का विषय था. तो महाराज शब्द का प्रयोग भेड़िए राजा के लिए किया गया है, जो सबसे बड़ा भेड़िया था. सियार ने उनकी बात सुनकर क्या उत्तर दिया, और इस उत्तर से उसकी क्या विशेषता का पता चलता है. तो सियार ने उत्तर दिया कि हम क्या जाने महाराज. ठीक है,
सियार ने उनकी बात को सुनकर क्या उत्तर दिया। तो उसने बोला कि हमें क्या पता महाराज, हमारा तो आप ही माई बाप हैं हमारे, हम तो कोई और सरकार नहीं जानते, है ना। जो प्रजातंत्र का प्रशासन था उसने बोला कि हम तो उसके बारे में नहीं जानते, आप ही हमारे माई बाप हैं, आपका दिया खाते हैं, आपके ही गुण गाते हैं। तो इस उत्तर से उसकी किस विशेषता का पता चलता है कि वो एक चापलूस किस्म का चरित्र का प्राणी है, ठीक है, जो चापलूसी करता है, आगे पीछे डोलता है अपने काम को अंजाम देने के लिए या फिर अपने स्वार्थ के लिए, तो वो चापलूसी होते हैं। नेक्स्ट है, भेड़िए ने सियार को कौन सी बात बताई और किस कठिनाई का उल्लेख किया। तो भेड़िए ने वन प्रदेश की पंचायत के चुनाव की बात बूढ़े सियार को बताई, ठीक है, कि प्रजातंत्र की सरकार में वह बहुमत प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि उनकी जाति कुल 10% और भेड़े और अन्य छोटे पशु 90% हैं। तो भला वो सब भेड़िए की सरकार को काहे चुनेंगे, क्यों चुनेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि भेड़िए तो हमें खाते हैं, तो वो क्यों चुनेंगे, इसीलिए अब हमें जंगल छोड़कर जाना होगा। तो भेड़िए ने बूढ़े सियार को ये बात बताई। उसके बाद जो बूढ़ा सियार था, बूढ़े सियार ने भेड़िए को इस कठिनाई से निकलने का क्या सुझाव दिया और भेड़िए ने क्या क्या उत्तर दिया। तो उसने सुझाव दिया कि सर्कस में चले जाइए, अजायब घर में चले जाइए, है ना। तो इसके बदले में फिर भेड़िए ने क्या उत्तर दिया। तो भेड़िए ने कहा कि सर्कस में हम जा नहीं सकते क्योंकि हम इतने बदनाम हैं, वहाँ पर हमें कोई पूछता नहीं। और अजायब घर का उसने बहुत ही रोमांचक कर देने वाला जवाब दिया कि अजायब घर में भी जगह नहीं है, सुना है उसमें अब आदमी रखे जाने लगे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, मुसीबत में फंसे भेड़िए ने आखिर सियार को अपना गुरु माना और आज्ञा पालन की शपथ ली। तो क्वेश्चन है कि भेड़िए किस मुसीबत में था। तो जैसा कि हम ऊपर भी हमने वही आंसर लिखे हैं कि उसकी मुसीबत क्या थी, क्यों थी, है ना, वो चिंता क्यों कर रहा था। तो सियार ने मुसीबत से निकलने का क्या आश्वासन दिया। तो मुसीबत वही सेम थी, प्रजातंत्र की स्थापना। फिर सियार ने उत्तर दिया कि भेड़िए से 1 दिन का समय मांगा, ठीक है। उसने उत्तर में बोला कि आप मुझे 1 दिन का समय दीजिए, मैं कल तक कोई योजना बनाकर आता हूँ आपके पास, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बूढ़े सियार ने 3 सियार को किस किस रंग में रंगकर क्या रूप दिया और क्यों। तो इसका उत्तर है कि बूढ़े सियार ने पहले सियार को पीले रंग में रंगा और उसे विद्वान और विचारक का रूप दिया। दूसरे को नीले रंग में रंगा, उसे नेता और पत्रकार का रूप दिया। और तीसरे सियार को हरे रंग में रंगकर धर्मगुरु का रूप दिया, क्योंकि वह रंगे सियार ही चुनाव प्रचार करने वाले थे, ठीक है। नेक्स्ट है, बूढ़े सियार ने भेड़िए का रूप किस प्रकार बदला और क्यों। तो बूढ़े सियार ने भेड़िए के मस्तक पर तिलक लगाया, गले में कंठी पहनाई और मुंह में, तो उसका भेष बदलना था उसने, ठीक है, क्योंकि भेड़िए देखने में खूंखार होते हैं, उनको तो देखकर ही भेड़े जो थी या अन्य जानवर जो थे वो डर जाते थे। इसलिए बूढ़े सियार ने उसका एक बहुत ही साधारण सा भेष बनाने का फैसला किया, बाबा टाइप। उसने मस्तक पर तिलक लगाया, गले में उसके कंठी बांध दी, मुंह में उसके घास के तिनके दे दिए, है ना, होसकर, तो जिससे भेड़ों को ये विश्वास हो जाए कि भेड़िया जो है अब वो संत बन चुका है और साथ ही वह हिंसा का त्याग कर चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है, सियार ने भेड़िए को किन 3 बातों का ध्यान रखने को बोला। अब जो था सियार बहुत ही समझदार है यहाँ पर इस कहानी में, तो उसने भेड़िए को 3 बातें ना करने के लिए सलाह दी। क्या बातें थी वो, कि अपने हिंसक नेत्रों को ऊपर मत उठाना, कि अपनी आँखों से किसी भी जीव को आपने देखना नहीं है, नेत्र आपके नीचे की तरफ होने चाहिए, ज़मीन की ओर ही देखना है आपने, कुछ बोलना नहीं है वरना तो सब पोल खुल जाएगी, ठीक है। ऊपर मत उठाना, हमेशा ज़मीन के नीचे की ओर देखना और बोलना नहीं है। तो ये 3 बातें उसने बताई थी उसको। नेक्स्ट है, भाइयों और बहनों, अब भाई मत करो, भेड़िया राजा संत हो गए हैं, उन्होंने हिंसा बिल्कुल छोड़ दी है और उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। तो पहला प्रश्न है कि भाइयों और बहनों, ये शब्द का प्रयोग किसने, कब और किसके लिए किया। तो किसने किया, बूढ़े सियार ने किया। कब किया, जब चुनाव प्रचार के दौरान सभी भेड़े संत के दर्शन के लिए इकट्ठी हुई थी। और किसके लिए किया, लेकिन भेड़िया संत को देखकर, भेड़िए के लिए किया, लेकिन भेड़िया संत को देखकर डर से भागने लगी, तभी बूढ़े सियार ने उन्हें रोकने के लिए ये शब्द कहे, ठीक है। क्यों कहे, किसके लिए कहे, क्योंकि जो भेड़े थी वो भागने लगी थी, तो इसलिए उनको रोकने के लिए उसने ये शब्द कहे। नेक्स्ट है, बूढ़े सियार ने भेड़िया राजा के हृदय परिवर्तन के विषय में क्या क्या बताया। तो बूढ़े सियार ने बताया कि भेड़िया राजा 7 दिनों में घास खा रहे हैं, सारा दिन भगवान के भजन और परोपकार में लगे रहते हैं, ठीक है। क्या क्या परिवर्तन हुए, पहला
कि वो 7 दिन से घास खा रहे हैं। दूसरा, वो भजन और परोपकार में लगे हुए हैं। उन्होंने अपने जीव मात्र की सी सेवा में अर्पित कर दिया अपने आप को, और अब वे किसी का दिल नहीं दुखाते और भेड़ों से विशेष प्रेम है। तो ये बात उसने कही। नेक्स्ट है, भेड़ों से विशेष प्रेम है। इस संबंध में सियार ने भेड़ियों के बारे में क्या बताया, भेड़िए के बारे में क्या बताया? तो वहीं ऊपर वाली जो बातें बताई उसने कि वो भेड़िया जाति, जो भेड़िए हैं उनके संबंध में उसने बताया कि आप पर जो भेड़िया जाति ने अत्याचार किया, उनके कारण जो संत महाराज हैं उनका सिर लज्जा से झुक गया है, परंतु अब वे शेष जीवन आपकी सेवा में लगाकर उन पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, बूढ़े सियार ने एक मासूम बच्चे के संबंध में क्या झूठी कहानी सुनाई? तो उसने झूठी कहानी सुनाई कि एक मासूम भेड़ के बच्चे के पाँव में कांटा लग गया, तो भेड़िया संत ने उसे अपने दांतों से निकाला, पर जब वह कष्ट से चल बसा तो भेड़िया संत ने सम्मानपूर्वक उसकी अंतिम क्रिया की। नेक्स्ट है, वो बोल नहीं सकते। अब आप इन तीनों रंगीन प्राणियों को देखिए, आप इन्हें ना पहचान पाए होंगे, पहचानेंगे भी कैसे, ये इस लोक के जीव तो है ही नहीं। तो पहला प्रश्न है कि वक्ता और श्रोता कौन है? वक्ता यानी कि बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला। वो बोल नहीं सकते, उपरोक्त कथन किसके लिए कहा गया है, और वक्ता ने उनके ना बोल पाने का क्या कारण बताया है? तो जो वक्ता है वो बूढ़ा सियार है और श्रोता जो है वो भेड़े हैं। तो उपरोक्त कथन भेड़िया राजा के लिए प्रयोग किया गया है। उनके ना बोल पाने के कारण बताते हुए सियार ने कहा कि भेड़ों के प्रति प्रेमवश उनका हृदय भर आया है, भावों की अधिकता से उनका कंठ अवरुद्ध हो गया है, यानी कि उनका गला रुक गया है, वो बोल नहीं सकते। नेक्स्ट है, इन्हें शब्द से किसकी ओर संकेत किया गया है? तो इन्हें शब्द का प्रयोग 3 रंगे हुए सियारों के लिए किया गया है, जो वास्तविक में सियार हैं, और पर चुनाव प्रचार के लिए बूढ़े सियार ने उनको कुछ अलग रूप ही दे दिया है ताकि भेड़ों को अपनी तरफ आकर्षित किया जा सके। ठीक है, वेरी इजी। नेक्स्ट है, वक्ता ने कवि बनाए गए सियार के संबंध में क्या बताया? तो बूढ़े सियार ने बताया कि भाई कवि तो कोरस में गीत गाते हैं, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। अरे जिस कवि की बात सबकी समझ में आ जाए वे कवि ही क्या। तो उसने उस कवि, भेड़िए कवि के संबंध में ये बात कही कि जिस कवि की बात ही लोगों को तक आसानी से पहुंच जाए वो कवि ही क्या। ठीक है। नेक्स्ट है, भेड़े और भेड़िए कहानी में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। तो प्रस्तुत कहानी में लेखक ने प्रजातंत्र में धोखेबाज, झूठे, ढोंगी तथा चालाक राजनेताओं की पोल खोलने के लिए भेड़ों और भेड़िए को माध्यम बनाया है। इस कहानी में ये दर्शाया गया है कि राजनेता केवल अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं और भोली भाली जनता का शोषण करते हैं। ठीक है, तो ये है इस कहानी का पूरा सार जिसके ऊपर ये कहानी निहित है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का चैप्टर भेड़े और भेड़िए। इसको अच्छे से लर्न कीजिएगा आंसर्स को, और एक बार स्टोरी को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ताकि क्योंकि अगर आपने स्टोरी अच्छे से पढ़ी है तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर खुद ही दे सकते हो, आपको क्वेश्चन आंसर्स भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए आप स्टोरी भी एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेना, स्टोरी की पढ़ लेना उनको, और आप लिखकर इसकी प्रैक्टिस करना। कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कोशिश करना बड़े से बड़ा आंसर लिखने की। ठीक है, 2-2, 3-3 लाइन में आंसर को ख़त्म नहीं करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।